तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों में चुनाव हुए और वहां की स्थिति क्या है एग्जिट पोल के जरिए हमने बताया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वहां का एग्जिट पोल यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि INDIA अलायंस को महज 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें बीजेपी और एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। कुल 9 सीटों पर यहां उपचुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर मैदान में है। 1 सीट पर अपने सहयोगी आरएलडी को यह सीट दिया हुआ है और अभी जो जानकारी है उसके अनुसार एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि यहां पर एनडीए को 7 और INDIA अलायंस को महज 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं हम अपने मेहमानों का और एक एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश को लेकर के भी। प्रोफेसर रामकृष्ण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर कही जा रही थी, लेकिन ये जो अभी एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए अलायंस के लिए अच्छी खबर है। यहां से देखिए, एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या है इसको तो हम नहीं जानते, और कल 23 को भी रिजल्ट क्या होगा पहले से हमको नहीं पता है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, लेकिन 2 चीजें मैं यहाँ पे स्पष्ट करूंगा। लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ था। हाँ। और बीजेपी को बहुत सारा सीट गंवाना पड़ गया और सिर्फ 35 सीट पे रह गया। अब जो बाईपोल हो रहा है ये योगी जी के नाम पर हो रहा है, और सबको पता है कि योगी जी को पार्टी के अंदर एक स्टिफ सिचुएशन फेस करना पड़ा था जब वहाँ पे लोकसभा की सीटें कम आ गई थी और हटाने की भी वहाँ पे बात चली थी, लेकिन योगी जी वहाँ पे बने रहे। तो ये जो उपचुनाव है ये डिसाइड करेगा योगी जी के बारे में कि योगी जी कितना और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा चीज़ कि ये जो यूपी का बाई इलेक्शन है ना, वो पीडीए वर्सेस कटेंगे वर्सेस बटेंगे है। ये सीधा नारा है, क्योंकि योगी जी के पास जब पीडीए क्या है, पीडीए कास्ट अलायंस बनाया गया। ठीक है, अब ये कास्ट अलायंस का इनके पास कोई तोड़ था नहीं, तो योगी जी नारा दिए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अब देखना है कि यूपी का जो बाईपोल हो रहा है वो पीडीए के लिए हो रहा है या बटेंगे या कटेंगे, इसको लेकर के पोल हो रहा है। और अगर यहाँ पे जीते तो योगी जी शायद पहले से और भी ज्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। ठीक है, राकेश जी, आपसे भी एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश को लेकर। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बाईपोल का सवाल है, तो ऐसे भी भाजपा जो है ना बूथ मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। वो हमने देखा है। संजय जी का ऑडियो जब वो बोले तो आप कीजिएगा। वो हरियाणा चुनाव में भी देखा है कि बूथ मैनेजमेंट उनको आता है, और वो चूंकि छोटा 9 सीटों पे वहाँ हो रहा है, तो हो सकता है कि ये संभव है कि भाजपा को एज है वहाँ। और जिस तरह का माहौल है, बिल्कुल पोलराइजेशन का माहौल है, दोनों समाजवादी पार्टी दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल करके लड़ रहे हैं, तो हो सकता है भाजपा को एज मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट आजकल कुछ समय से देखने को मिला है कि वो बहुत बढ़िया बूथ मैनेजमेंट करके जहाँ जहाँ अगर बॉर्डर लाइन भी है, जहाँ स्टिफ फाइट भी है, तो वहाँ वो अपना एज ले जाते हैं। तो मेरा यही मानना है। ठीक है, AK मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के एक प्रतिक्रिया आपकी कि क्या एग्जिट पोल जो बता रहे हैं यही एग्जिट पोल होंगे, और जैसा कहा जा रहा है कि अगर यहां पर बेहतर प्रदर्शन करती है बीजेपी तो योगी जी और मजबूत होकर के उभर करके सामने आएंगे। देखिए, इस तरह के सवाल है, ये आपका डिप्लोमेटिक सवाल है। योगी जी क्या मजबूत होंगे, भाजपा मजबूत होगी। एक जनमानस जो भाजपा की विचारधारा में विश्वास रखता है वो मजबूत होंगे। योगी जी क्या, आप मुझे बताइए, योगी जी कोई शीश महल में रहते हैं या जो है एकदम साधारण, वो एक साधारण आदमी के जीने के लिए जो चीजें चाहिए उससे भी कम चीजों का उपयोग। AK मिश्रा जी, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दुरुस्त करवाते हैं फिर आपके पास आते हैं। तब तक रत्नाकर जी, आपसे प्रतिक्रिया। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की ही, तो उत्तर प्रदेश ये कह रहा है, एग्जिट पोल ये कह रहा है कि आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है। प्रकार की राजनीति, विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती आ रही है। निश्चित रूप से जनता जो है उसको स्वीकार करके और उसको अपना आशीर्वाद देने का काम कर रही है। रही बात, अगर मैं बात कर लूं समाजवादी पार्टी,
तो देखिए, मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट तौर से कि जातियों के कल्याण की राजनीति करते करते ये समाजवादी जैसी पार्टियां खुद का कल्याण करने में ही व्यस्त रही। जब भी इनकी सरकारें आई तो इन्होंने खुद की तिजोरी भरी, खुद का कल्याण किया और जातियों का कल्याण करना छोड़ दिया, दूसरे लोगों का करना छोड़ दिया। और हम नारा क्या देते हैं? हम देते हैं सबका साथ और सबका विकास। और हमने चुनाव में यही बात कहा कि आप जब तक जातियों में बटेंगे, सबका साथ से तो अब बटेंगे तो कटेंगे पे पहुंच गए। अब तो इस बार बटेंगे तो कटेंगे था जी। वही मैं बोल रहा हूँ, आगे वही चीजें मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे। जहां जहां पे हम कमजोर हुए वहां वहां हमारी जनसंख्या घटी और वहां वहां से हमको पलायन करना पड़ा, चाहे वह श्रीनगर हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये हम कहते हैं, हम ये कह रहे थे कि आप एकजुट रहिए, एकजुट रहेंगे तो ये विकसित राज्य और विकसित देश की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और आज ये एग्जिट पोल के रिजल्ट से वही साबित हो रहा है कि हमने जो नारा दिया था कि आप जातियों में मत बटिए, ये चाहते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती है कि आप जातियों में बटे, जिससे कि वो सत्ता में बने रहे और वह अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर रोटियां सेकते रहे। लेकिन हम जनहित की राजनीति करते हैं, हम कल्याण की राजनीति करते हैं, हम देश हित की राजनीति करते हैं और हम चाहते हैं कि जातियां आपस में नहीं बटे और एकजुट रहे। और जनता ने जिस तरह से एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है, जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दे दिया है। और ये जो मैं पहले भी कहा आपके चैनल पे बैठ करके कि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार आप लोगों ने हमारे पक्ष में दिखाया है, फिर भी हम सम्मान करते हैं, और हमारे विरोध में दिखाया फिर भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारे किए गए कार्यों पे, विकास के कार्यों पे, जनता हित में जो किए गए जो स्कीम्स है मोदी जी के या योगी जी के, वो जो डायरेक्ट बेनिफिट लाभार्थी वर्ग है, उन्होंने हमको वोट दिया है और हम ऐसे उनको लाभार्थी वर्गों को अपना जो है लाभ जो है पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, अब AK मिश्रा जी बोलिए। रहा था जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सब सही है, अपने अपने कैलकुलेशंस है। अब इसमें योगी जी कहाँ से मजबूत होंगे? अगर ये जीतेगा तो भाजपा मजबूत होगी, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले जो देश के सारे लोग हैं, जनता, वो मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। अब एग्जिट पोल के अपने लिमिटेशंस होते हैं और उसके साथ साथ एक चीज को नहीं लोग देखते हैं ज़्यादातर एक्सपर्ट, कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है और जो दोनों कॉम्पिटिटर हैं उन दोनों का जो बलाबल होता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, कौन कितना सक्षम है, इस फैक्टर को कोई देखता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कहीं कोई मुकाबला है? नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर वो चल गए तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वगैरह को फायदा हो सकता है, लेकिन वो फैक्टर दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन विजय मतलब ग्रैंड विक्ट्री जो होगी वो बीजेपी की होगी। केवल एग्जिट पोल की बात मैं यहाँ यूपी के उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और झारखंड की भी कर रहा हूँ। तो हमें देखना ये चाहिए कि एक जैसे दो देशों की सेना की तुलना करते हैं तो फायर पावर, उनकी ताकत क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इस फैक्टर को भी देखना चाहिए कि दोनों पक्ष विपक्ष की फायर पावर क्या है, ताकत क्या है। ठीक है आसिफ जी, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश से भी INDIE के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या आप ये खबर अच्छी मानते हैं कि SHO पिस्टन तार के वोटर को भगा रहा है? ये देश के लिए अच्छी खबर है क्या? ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है? अगर ये अच्छी खबर है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई अच्छी खबर है ये, कि वो बंदूक के नोक पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए अच्छी होगी। जो इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ है। यही चीज हमने रामपुर के बाई इलेक्शन में देखी थी। जब चुनाव हुए तो 58% वोट पड़ा, बाई इलेक्शन हुए तो 32% वोट पड़ा, क्योंकि तब भी पुलिस ने नाके लगा के वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की, कंप्लेंट के बावजूद तो इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा रहा। तो ऐसा लोकतंत्र जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ऐसे लोकतंत्र के खिलाफ देश की जनता, हरियाणा, महाराष्ट्र की हो, झारखंड की हो, यूपी की हो, तमाम जगह देख रही है चैनलों के ऊपर क्या हो रहा है देश के अंदर, उसके खिलाफ वोट देगी। रही उन्होंने कहा हमने लाभार्थी बनाए, उन्होंने लाभार्थी महासचिव बनाया। एक ऐसा महासचिव कल देश ने देखा, दुनिया ने देखा, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेके बैठा था, एक होटल के अंदर लोगों को बांट रहा था, बूथ मैनेजमेंट का तरीका समझा रहा था, ये पैसे लीजिए, इस बूथ पे इतना देना है, इस बूथ पे इतना देना है। ये मैनेजमेंट कल महाराष्ट्र के अंदर देखा। ठीक है। तो इतना बढ़िया मैनेजमेंट शायद
दुनिया में कहीं नहीं होगा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे गलत है। मैं एक चैनल पे था, वो कह रहे थे खाने का टेंट वालों का हिसाब कर रहे थे बैठ के। ठीक है, एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, रत्नाकर जी, एक मिनट बात खत्म कीजिएगा। सागर जी एक सेकंड। हाँ। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, 1 रुपए का हिसाब भी डिजिटल होना चाहिए, वो करोड़ों रुपए टेंट और खाने वाले को बांट रहे थे। देश की आंखों में कैसे मिर्ची डाल रहे हैं, देश देख रहा है। बटेंगे कटेंगे नारा देने वाले, देश ना बटाता ना इनकी सोच से बट पाएगा। जब देश ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका तो ये चंद दिन के मेहमान है, ये भी आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है संजय जी, अब देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक बड़ी परीक्षा जो है उद्धव ठाकरे के लिए है कि खुद को यह साबित करना है कि असली शिवसेना कौन है। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे ही हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बता दूं आपको, एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं, लेकिन समस्या एक आ जाती है एग्जिट पोल में। जैसे आपने 1000 लोगों से बात की, 1000 लोगों ने कहा हम इस पार्टी को देंगे, वोट इस पार्टी को देंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो उसमें 500 लोग गायब हो गए। तो जो एग्जिट पोल में जो अंतर आता है, जबकि एग्जिट पोल आप करेंगे, जो एग्जिट पोल में अंतर आता है उससे सबसे बड़ा रीजन ये होता है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, प्रवक्ता जी, कि साहब मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए वहां 37 सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की। अब की साहब योगी जी के लिए लड़ा गया चुनाव, तो अब की साहब इतनी सीटें आ जाएंगी। भाई ना मोदी जी अलग है ना योगी जी हैं। इसके मतलब आप कह रहे साहब मोदी जी का जो है वो खत्म हो रहा धीरे धीरे। क्या मोदी जी इसके माने पहले शिखर पे गए, अब मोदी जी डाउनफॉल हो रहे हैं और योगी जी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान इसका, मोदी जी का सम्मान इससे गिरता है। दूसरा, अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि मतलब कांग्रेस में ना जाने की बात बाला साहब ने कही थी। मैं फोटो दिखा रहा हूँ, मैं बहुत कम एज में था तब ये जो है, आप सर फोटो दिखाई पड़ रही कि नहीं? फोटो मैं दिखा रहा हूँ एक आपको, ये फोटो आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक फोटो बाला साहब की मैं दिखा रहा हूँ, मैं किस उम्र में बाला साहब से मिला था और कितने बार मैं बाला साहब से मिला था। उन्होंने कहा था मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा था शिवसेना को मैं ये दिखा रहा हूँ फोटो आपको, ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, मैं किस उम्र में साहब से मिला था। तो उन्होंने ये कहा था कि बाला साहब ने कहा था कि हम तो है, हम शिवसेना, कांग्रेस को शिवसेना नहीं, लेकिन नीली सर। ठीक है किस उम्र में मैं मिला था? उद्धव जी से इसी उम्र में सबसे मिलते मैं चला रहा हूँ। बाला उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस नहीं बनने देंगे। वो भी कहा था सोनिया गांधी के लिए, जब सोनिया गांधी यहाँ पे थी तो सोनिया गांधी पीएम बन रही है, पीएम बनी नहीं, इसके बाद मामला खराब हो गया। वो हमने कांग्रेस हम नहीं बने, हम जैसे आप पीडीपी से गठबंधन किए, मायावती किए, जेजेपी किए, हमने अपनी शर्तों, अपने सिद्धांतों के उसके ऊपर समझौता किया। तो हमने क्या गलत कर दिया? सिद्धांतों पे कहाँ, सिद्धांतों पे कैसे नहीं समझौता है? आप ये बताइए। वीर सावरकर को लेकर के सिद्धांतों समझौता नहीं बिल्कुल है। वीर सावरकर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है? तो भारत वीर सावरकर को कहाँ दे दिया इन्होंने? अगर वीर सावरकर इतना मानते हैं ये, नहीं आप राजनीति नहीं बनाते हैं, आप मानते हैं या नहीं? भारत दे दिया क्या? शिवसेना मानती है या नहीं मानती है? हम तो मानते हैं, कांग्रेस मानती है, सैनिक को मानते हैं, कांग्रेस मानती है। सुन लीजिए, हम हर उस सैनिक को मानते हैं जिन्होंने इस भारत देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया। तो वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस मानती है वीर सावरकर को। हम नहीं दे सकते। कांग्रेस के अलग सिद्धांत है ना। तो वही तो सिद्धांतों से समझौता आपने किया। सिद्धांतों समझौता हमने अपने से नहीं किया ना। हाँ, आप फिर नहीं समझ पा रहे हो। ये जो कह रहे हैं, जो मैंने भी कार्यदल बताई कि कांग्रेस में नहीं बनने दूंगा, तो हम कांग्रेस कहाँ बने? हम अपने सिद्धांत, साबिर शेख को बाला साहब ठाकरे ने मंत्री बनाया था। मुझे मौका दीजिए। ठीक है रत्नाकर, ठीक है संजय जी। रत्नाकर जी, आप कहते हैं कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के आगे नतमस्तक है। यहाँ संजय जी तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी शर्तों के साथ वहां है, फिर भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, संजय जी हो या इनके पार्टी के बड़े नेता हो, ये जनता की भावनाओं का समझ ही नहीं पाते। ये अभी आप अरे सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव में मान्यवर संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। संजय जी सुन लीजिए, आपके बीच में वो नहीं बोले थे। आप डिफेंड करिएगा, तर्क रहेगा तो करिएगा, नहीं तो बोलने दीजिए मुझे। देखिए, ये अभी आपको कह रहे थे, आप मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे। ये आपको नहीं समझा पा रहे हैं तो यहाँ की जनता को कैसे समझाएंगे?
कि जिस हिंदुत्व के लिए बाला साहब अपने पूरे जीवन काल तक लड़ते रहे, जिस हिंदुत्व की बुनियाद पे शिवसेना पार्टी बनी, उस हिंदुत्व को त्याग करके और सिर्फ सीट हासिल मुख्यमंत्री पद के लिए इनके नेता उबाठा के और वो उसके गोद में बैठ गए, जो ये कहते हैं कि वीर सावरकर 10 सेकंड दीजिएगा मुझको जरा सा। ठीक है संजय जी, गद्दार है। ये उनके साथ में जाकर हाथ मिला लेते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो दंगाई है, हिंदू जो है मंदिरों में जाता है तो चप्पलें छुड़ाता है। इस तरह हिंदू जो है सनातन धर्म को जो अपमानित करने का काम करता है, उनके साथ जाकर के मिल जाते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार करेगी? ये उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और इसीलिए ये लोकसभा चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ा इन्हें और विधानसभा में ये चौथे नंबर की पार्टी। ठीक है संजय जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, जल्दी से संजय जी। देखिए, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को आप इतना नैरेटिव फैलाया और महाविकास अघाड़ी अरे लोकसभा में तो आप आप क्यों बोल रहे बीच में? अब आप क्यों बोल रहे बीच में? जल्दी से 31 सीटें दी, 31 सीटें दी उन्होंने लोकसभा चुनाव में। अब जो आप नैरेटिव फैला रहे थे कि हम सब बट गए, हम हट गए, हिंदू से अलग हो गए, लेकिन आप नहीं हो, जनता मालिक होती है। जनता ने कहा नहीं आपने सही काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी, अब एक दूसरी बात सुनिए, अजीत दादा पवार को 80 घंटे का क्यों बनाया था? अडानी संग मीटिंग हुई, इसमें शरद पवार और इनसे कहा गया अजीत पवार जी हमारे सरकार बनाई है, अजीत पवार सरकार बन रहे हैं। ठीक है संजय जी, इसका तो वापस ठीक है संजय जी और रत्नाकर जी अब रुकिए। रामकृष्ण जी, अब अगर मैं थोड़ा सा मुद्दों पे अगर आता हूँ, महाराष्ट्र और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है संजय जी, महाराष्ट्र और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड में एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी भी बेहतर करती दिख रही है। क्या मैया योजना जो लास्ट में लेकर के आए वो काम किया, और एक जो उन्हें गिरफ्तार किया गया उसकी क्या सिंपैथी है? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी शरद पवार की पार्टी बनकर के आ रही है, तो क्या यह सिंपैथी है जो उन्हें यहां आगे बढ़ाती हुई दिख रही है दोनों जगहों पर? देखिए, पिछला इलेक्शन में याद कीजिए कि शिवसेना कितने सीटों पर लड़ी थी 2019 में, और इस बार देखिए शिवसेना कितने सीट पर लड़ रही है। पहली बात कि शिवसेना का फर्स्ट डिटोरिएशन यहीं पे है कि शिवसेना कम से कम उतना सीट पे लड़ना चाहिए था जितना सीट पे पिछली बार लड़ा, वो नहीं लड़ पाया। अब झारखंड की बात कर रहे हैं, ईडी से उनको क्लीन चिट नहीं मिला, जमानत मिली है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको क्लीन चिट मिल गया, इसको समझिए आप। और इसका भी कोई ज्यादा फर्क नहीं वोट पे पड़ता है, न सिंपैथी, क्योंकि आप देखिए ना झारखंड में कि एक मंत्री के पीए के चपरासी के घर से करोड़ों रुपया निकला, इमेजिन कीजिए। 35 करोड़, और उस बेचारे को पता ही नहीं। मतलब भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा मैं बता रहा हूं कि झारखंड में क्या था कि एक चपरासी के घर पर छुपा करके रखा गया था, आईएएस के घर से करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है। तो वहां भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया था कि इस बार वोटिंग में वो भी एक मुद्दा था। ऐसा कि इस मुद्दे को आप नहीं भुला सकते हैं। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा कि झारखंड में था इस भ्रष्टाचार का। झारखंड में ये बात भी तूल पकड़ लिया कि रोहिंग्या मुसलमान सब आकर के आदिवासी इलाके में लोग सेटल होते जा रहा है, वहां के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहा है, और वहां पे जो है उनका संख्या बढ़ते जा रहा है, आदिवासियों का संख्या कम होते जा रहा है, उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा रहा है। तो खास करके आदिवासी हम ये मुद्दा बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये कितना फर्क, लेकिन ये दो मुद्दा झारखंड में बहुत कस करके काम किया बीजेपी के फेवर में। लेकिन यही बीजेपी महाराष्ट्र में कोई स्पष्ट मुद्दा देने में उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पहले ही बताए थे कि जो शिवसेना का जो बेसिक जो उसकी पहचान थी, जो बाला साहब ठाकरे के टाइम में था, बाला साहब ठाकरे कभी सरकार में नहीं आए, उनके इशारे पे सरकारें चला करती थी। उद्धव ठाकरे खुद चीफ मिनिस्टर बने, बेटा को मिनिस्टर बना दिए, प्री पोल अलायंस में बीजेपी के साथ जीते थे, तोड़ करके चले गए बीजेपी। बाला साहब ठाकरे कम से कम ऐसा काम नहीं, उनकी एक पहचान थी, फायदा या घाटा नहीं देखते थे, उनके जो विचार होते थे वो स्पष्ट होता था। ठीक है राकेश जी, सिंपैथी कितना काम करती नजर आ रही है? जी देखिए, अगर हम लोकसभा से अगर कंपेयर करें तो लोकसभा में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इनको एज था। शरद पवार को भी सिंपैथी मिली थी और ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे को भी मिली थी।
तो इस तरह से अगर देखें तो बाकी पहले देखिए लड़ाई तो असली नकली का है, ठीक है कि असली अगर आप देखें पिछला चुनाव ये जब लड़े थे तो 4 पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, और इस बार देखेंगे तो 6 पार्टियां है ना। ये दोनों शिवसेना और एनसीपी दोनों 2-2 टुकड़ों में बटी हुई है। अब इसमें है कि असली कौन है नकली कौन है ये भी फैसला हो जाएगा 23 तारीख को। और वहां सबसे जो मुख्य चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहले क्या था, अगर पिछला इलेक्शन देखें तो पहले जो भ्रष्टाचार है ये मुद्दा हुआ करता था। अब क्या है, भ्रष्टाचार को इतना डाइल्यूट कर दिया गया हमारे देश में कि भ्रष्टाचार लगता है कि यार ठीक है, सब मतलब स्वीकार कर लिया सबने भ्रष्टाचार। आप देखें ये कह रहे हैं कि वो कैश बांट रहे थे, तावड़े साहब कैश के साथ पकड़े गए। राकेश जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद ठीक है चर्चा को आगे जारी रखेंगे।